आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित एक बेहद विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे लेकर सरकार के दावों और पर्यावरणविदों की चिंताओं के बीच एक बड़ी रस्साकशी चल रही है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 90,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये इस प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट का बजट है और इसे पृथ्वी के कुछ सबसे प्राचीन और अछूते इकोसिस्टम वाले क्षेत्रों में से एक में स्थापित करने की योजना है। इतनी बड़ी रकम और ऐसा संवेदनशील स्थान, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यहाँ पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य पहलुओं को समझेंगे। पहला, इसका विजन और पैमाना। दूसरा, पर्यावरण और समाज पर इसका भारी असर। तीसरा, इसे मिली मंजूरी और उस पर उठे विवाद। चौथा, इसकी रणनीतिक हकीकत और आखिर में इसकी वित्तीय व्यवहार्यता। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। सरकार का विजन क्या है और इस प्रोजेक्ट का पैमाना आखिर कितना बड़ा है। दरअसल इस महायोजना के 4 बड़े हिस्से हैं। पहला, एक बहुत ही विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, सिविलियन और मिलिट्री दोनों के यूज के लिए एक नया 24x7 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तीसरा, एक पूरी की पूरी नई टाउनशिप। और चौथा, इस पूरे बुनियादी ढांचे को पावर देने के लिए एक गैस और सोलर पावर प्लांट। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? यहाँ की आबादी, अभी इस जगह की आबादी सिर्फ 8,000 है और आने वाले 30 सालों में इसे 3 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सीधा अर्थ है एक घने वर्षावन को पूरी तरह से एक हलचल भरे शहरी परिदृश्य में तब्दील करना। ये बदलाव अपने आप में अभूतपूर्व होगा। अब सवाल उठता है, आखिर यही जगह क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट के बहुत करीब है। यह दुनिया के व्यापार के एक बहुत महत्वपूर्ण चोक पॉइंट में से एक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन का 80% ऊर्जा आयात इसी रास्ते से गुजरता है, जिससे यह लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद अहम हो जाती है। जियोपॉलिटिक्स के अलावा एक बड़ा आर्थिक तर्क भी है। अभी हाल ये है कि भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो देश के बाहर जैसे कोलंबो या सिंगापुर में हैंडल होता है। अगर हमारा अपना एक बड़ा घरेलू हब बन जाए तो व्यापार की लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है और उस भारी कार्गो को वापस भारतीय नियंत्रण में लाया जा सकता है। लेकिन हर बड़े विकास की एक कीमत होती है। आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का पर्यावरण और समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। जैव विविधता के नुकसान के जो अनुमान हैं वो सच में डराने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। जिस गैलाथिया बे में पोर्ट बनेगा वहां 20,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनियां खतरे में हैं। और तो और जाइंट लेदरबैक कछुओं के घोंसले बनाने की जगहों पर भी भारी असर पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि इसकी भरपाई के लिए हरियाणा में 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। पर क्या एक घने रेन फॉरेस्ट की जगह मीलों दूर पेड़ लगाना काफी है? विशेषज्ञों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। बात सिर्फ पेड़ों और जानवरों की नहीं है, इंसानों पर भी इसका बहुत गहरा असर होगा। ग्रेट निकोबार में शोम्पेन नाम की एक जनजाति रहती है। ये ऐसे लोग हैं जिनका बाहरी दुनिया से लगभग शून्य संपर्क है और इनकी कुल आबादी सिर्फ 300 से 400 के बीच बची है। सोचिए, अगर वहां अचानक से 3 लाख नए लोग आ जाएं और इतनी भारी निर्माण गतिविधि हो तो इस छोटे से समुदाय का क्या होगा? विशेषज्ञों को डर है कि ये जनजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती है। इसके साथ ही निकोबारी जनजाति की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। 2004 की सुनामी के वक्त उन्हें उनकी मूल जमीन से विस्थापित कर दिया गया था, इस वादे के साथ कि वे वापस लौटेंगे। पर अब उसी जमीन को इस प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वे अपनी उस जमीन को हमेशा के लिए खो सकते हैं। ये तो हुई असर की बात। अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से पर। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे मिली और अनुमोदन प्रक्रिया में क्या-क्या लाल झंडियां या रेड फ्लैग्स हैं। इस प्रोजेक्ट ने एक बड़ा राजनीतिक रूप भी ले लिया है। विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में डिजाइन किए गए इस प्रोजेक्ट से असल में निजी समूहों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसे साफ तौर पर विकास नहीं, विनाश करार दिया है। इन आलोचनाओं और चिंताओं का एक प्रमुख आधार नियमों का विरोधाभास भी है।
जिस गैलाथिया बे में ये इतना विशाल पोर्ट बनने जा रहा है ना, वो ऐतिहासिक रूप से CRZ-1A जोन में आता है। ये जोन तटीय क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह से वर्जित होता है। इसी विरोधाभास के कारण मंजूरी की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, NGT की मंजूरी एक गुप्त सीलबंद लिफाफे में आई। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाए गए और दशकों से चली आ रही जनजातीय और बायोस्फीयर रिजर्व की कानूनी सुरक्षा को बहुत ही तेजी से हटा दिया गया। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, रणनीतिक वास्तविकता। सरकार का जो मुख्य दावा है कि इस पोर्ट से भारत चीन को ब्लॉक कर सकता है, आइए उसकी असल हकीकत को समझते हैं। जियोग्राफी के हिसाब से समझे तो मलक्का स्ट्रेट को चोक करने वाली बात उतनी सीधी है नहीं। इस स्ट्रेट की गहराई सिर्फ 25 मीटर है। इसका मतलब है कि दुनिया के जो सबसे बड़े सुपर कार्गो जहाज या बड़े टैंकर्स होते हैं, वो तो भौतिक रूप से इस रास्ते से गुजर ही नहीं सकते। और चीन ने पहले से ही सुंडा और लोम्बोक जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और हाँ, रणनीतिक निगरानी के मामले में भारत के पास पहले से ही इस क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति है। पोर्ट ब्लेयर में हमारी इंटीग्रेटेड अंडमान और निकोबार कमांड मौजूद है। कार निकोबार में सुखोई जेट्स के लिए रनवे अपग्रेड हो चुका है और मलक्का से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर कैंपबेल बे में INS बाज नेवल स्टेशन पूरी तरह से संचालित है। एक और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स उठाते हैं, वो ये कि इतना विशाल मेगा पोर्ट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये एक फिक्स्ड हाई वैल्यू टारगेट बन जाता है, बिल्कुल पर्ल हार्बर की तरह। अगर कभी संघर्ष की स्थिति होती है तो इस टारगेट को बचाने के लिए बहुत ही भारी और महंगे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग से जरूरत पड़ेगी। आखिर में आते हैं हमारे पांचवें और अंतिम मुद्दे पर, वित्तीय व्यवहार्यता। क्या ये 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सच में एक ठोस प्लान है या फिर एक बहुत महंगा जुआ? बिजनेस के नजरिए से देखें तो कई बड़ी आर्थिक बाधाएं सामने आती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस रिमोट आइलैंड का मुख्य भूमि के साथ कोई कनेक्शन या भीतरी नेटवर्क है ही नहीं। इतने दूर के लोकेशन के लिए कोई साबित कार्गो बेस भी नहीं है। ऊपर से कोलंबो जैसे स्थापित और बड़े डीप वाटर पोर्ट से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं होगा। ये पूरा प्लान इस बहुत ही जोखिम भरी उम्मीद पर टिका है कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, जहाज और कार्गो अपने आप आ जाएंगे। अगर हम भारत के कुछ पिछले बड़े प्रोजेक्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये संदेह और गहरा हो जाता है। पहले भी हमने कई भव्य वादे देखे हैं जो ज़मीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए। बिना पूरी स्टडी के बने विफल क्षेत्रीय हवाई अड्डे हों, धुलेरा स्मार्ट सिटी के निर्माण में होने वाली भारी देरी हो या अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स, ये सारे उदाहरण बताते हैं कि इतने बड़े दावों और असल परिणामों में अक्सर बहुत बड़ा फर्क होता है। और जहाँ तक चीन को मिलिट्री के दम पर ब्लॉक करने की बात है, वहाँ इकोनॉमिक्स एक बड़ा विरोधाभास पैदा करती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत और चीन के बीच टोटल ट्रेड $150 बिलियन का है, जिसमें हमारा व्यापार घाटा ही $112 बिलियन का है। एक तरफ हम उन्हें रणनीतिक रूप से रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था उनके आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। तो अंततः ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल पर आके रुक जाता है, क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी वित्तीय सफलता अभी तक साबित नहीं हुई है, उसके लिए इतने प्राचीन इकोसिस्टम और उन मूल जनजातियों को हमेशा के लिए खतरे में डालना सही है, जिनका अस्तित्व ही इस आइलैंड पर टिका है? इसकी भू राजनीतिक फायदे और भारी नुकसान दोनों के सारे तथ्य सामने हैं। आखिर फैसला क्या होना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में बस इतना ही।